हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बैच में क्रांति बैच 2.0 में हमने स्टार्ट किया था एमपीजी के, जिसमें मैं आप सभी को एमपीजी के जो कि हमारी प्रीलिम्स 2026 ओरिएंटेड एक सीरीज़ है वो पढ़ा रही हूँ। इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हम मध्य प्रदेश का फोक कल्चर में हमने मध्य प्रदेश के फोक डांसेस, जो हमारे मध्य प्रदेश के 4 कल्चरल डिविजन्स हैं, तो मध्य प्रदेश के फोक डांसेस, मध्य प्रदेश के फोक सॉन्ग्स, मध्य प्रदेश का फोक ड्रामा और मध्य प्रदेश का फोक जो पेंटिंग्स हैं, मतलब लोक कलाएं जो हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना। देन अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, तो हमने लास्ट अपना टॉपिक कंप्लीट किया था मध्य प्रदेश की ट्राइबल पेंटिंग्स, है ना, मध्य प्रदेश की जनजातीय चित्रकला, जिसमें हमने 4 चित्रकलाओं के नाम पढ़े थे। एक ढोकरा चित्रकला, देन डिगना कला, पिथौरा चित्रकला और बैगा चित्रकारी के बारे में हमने देखा था। और एक हमने देखा था नोहडोरा अलंकरण या नोहडोला चित्रकला, जिससे रिलेटेड ढोकरा चित्रकला और नोहडोरा चित्रकला से आप लोगों से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और इन चीज़ों को हमने अपनी सीरीज़ में ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज उन्हीं आर्ट से संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट देखेंगे, जिन्हें पद्मश्री या सरकार द्वारा अन्य अवार्ड से जनजातीय पेंटिंग्स के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कौन सी इंपॉर्टेंट कलाएं देखी थी। हमने तो सबसे पहले हमने देखा था 4 चित्रकला देखी थी, है ना। हमने कौन कौन सी 4 चित्रकला देखी थी। एक हमने देखी थी डिगना कला। तो डिगना कला में हमने क्या देखा था, डिगना कला जो होती है ये गोंड चित्रकारी है। क्या है ये? गोंड चित्रकारी, मतलब कि गोंड पेंटिंग। अब डिगना चित्रकला किस तरीके से की जाती है, तो इसमें ना विवाह के अवसर पर जमीन पर या दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं, जनजातीय चित्र बनाए जाते हैं। कौन से चित्रकला में? डिगना चित्रकला में। और डिगना चित्रकला किस पेंटिंग के अंतर्गत आता है, तो ये है हमारी गोंड चित्रकारी। अब हमें पढ़ना है कि इस डिगना चित्रकला के इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन है, इम्पोर्टेंट चित्रकार जो हैं वो कौन कौन है ना, डिगना कला के। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जिसे हम पढ़ते हैं, वो है दुर्गा बाई व्योम, है ना। सबसे पहले कौन है? दुर्गा बाई व्योम। आई होप आप सबको मेरी राइटिंग विजिबल होगी, है ना। तो सबसे पहले कौन है? दुर्गा बाई व्योम। अब ये दुर्गा बाई व्योम कहाँ की हैं? पाटनगढ़, है ना। डिंडौरी में एक गांव है, एक जगह है, कौन सी? पाटनगढ़। कहाँ पर है? डिंडौरी में। तो दुर्गा बाई व्योम जो कहाँ से हैं? ये हैं पाटनगढ़, डिंडौरी से। और ये कौन सी पेंटिंग करती हैं? गोंड चित्रकारी। कौन सी गोंड चित्रकारी? डिगना कला। और इसी डिगना कला के लिए इन्हें, इसी गोंड चित्रकारी के लिए 2022 में किससे सम्मानित किया गया था इन्हें, मतलब श्रीमती दुर्गा बाई व्योम जो कि पाटनगढ़ डिंडौरी की हैं, गोंड चित्रकारी डिगना कला के लिए इन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया था? भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री, है ना, कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। कब? 2022 में। तो बेसिकली उन चित्रकारों को हमें याद रखना है, उन जनजातीय चित्रकारों को जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री या कला के क्षेत्र में और भी कोई अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो डिगना कला के लिए हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या देखा? श्रीमती दुर्गा बाई व्योम, जो कहाँ की हैं? पाटनगढ़, डिंडौरी की। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है भज्जू सिंह श्याम। भज्जू सिंह श्याम, ये भी गोंड चित्रकार थे, है ना। अभी हम गोंड चित्रकारी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम किसका है?
श्री भज्जू सिंह श्याम का। और हमने सबसे पहले किनका देखा था? श्रीमती दुर्गाबाई व्योम का। और अभी हम क्या देख रहे हैं? भज्जू सिंह श्याम। तो भज्जू सिंह श्याम को 2018 का पद्मश्री दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? 2018 का पद्मश्री सम्मान। तो कला के क्षेत्र में 2018 में पद्मश्री सम्मान से भज्जू सिंह श्याम को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कौन सी कला के लिए? डिगना कला के लिए। उसके बाद अन्य गौण चित्रकार कौन कौन से हैं? तो एक इंपॉर्टेंट नाम है जनगढ़ श्याम। जनगढ़ श्याम, जनगढ़ श्याम। अच्छा, दुर्गाबाई व्योम ये भी पाटनगढ़ डिंडौरी से हैं। भज्जू सिंह श्याम भी पाटनगढ़ डिंडौरी से हैं। और जनगढ़ श्याम जो जापान की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? जापान के आधार पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम जापानी रखा था। क्या रखा था? जापानी, है ना। और जनगढ़ श्याम को शिखर सम्मान से कब नवाजा गया था? शिखर सम्मान। कौन सा सम्मान मिला था जनगढ़ श्याम को? शिखर सम्मान। कब दिया गया था? 1986 में। 1986 में जनगढ़ श्याम को कौन सा सम्मान दिया गया? शिखर सम्मान, है ना, कला के क्षेत्र में। उसके बाद ये पहले ऐसे गोंड चित्रकार थे जिन्होंने ड्राइंग या कला के लिए किसका प्रयोग किया? कागज और कैनवास, है ना। तो सबसे पहले दुर्गाबाई व्योम ये पाटनगढ़ डिंडौरी की थी, प्रमुख गोंड चित्रकार थी और 2022 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भज्जू सिंह श्याम, जिन्हें 2018 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जनगढ़ श्याम। कौन है? जनगढ़ श्याम। तो जनगढ़ श्याम जो हैं उन्होंने जापान की यात्रा की थी। वो पहले गोंड चित्रकार थे। कौन थे? पहले गोंड चित्रकार थे जिन्होंने कागज और कैनवास पर पेंटिंग बनाना शुरू की थी, है ना। या फिर बोले तो कागज और कैनवास यूज करने वाले पहले गोंड चित्रकार कौन है? जनगढ़ श्याम। और इन्हें भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से कब नवाजा गया? 1986 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कौन है? गोंड आर्टिस्ट जो किस में फेमस थे? डिगना कला में। क्या होती है डिगना कला? जिसमें विवाह या अन्य अवसरों पर जमीन पर या दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं? जनजातीय चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा, है ना, अब इनके अलावा अगर कोई नाम आ गया तो आपको सरनेम के हिसाब से देखिए, उइके, फिर जाखम, टेकम, व्योम, श्याम, है ना, आदि। तो इनमें से क्या है? उइके, जाखम, टेकम, व्योम, श्याम। इन जहाँ पे इन सरनेम वाले जो भी आर्टिस्ट होंगे तो अपन को देखकर समझना है कि वो कौन से आर्टिस्ट होंगे? वो गोंड आर्टिस्ट होंगे, है ना। कई बार ये भी एमपीपीएससी पूछ लेता है कि जो भूरी बाई है वो कौन सी जनजाति, किस जनजाति की कलाकार हैं? तो वो किस जनजाति की हैं? भील जनजाति की। उसी प्रकार हमें अगर उइके, जाखम, टेकम, व्योम, श्याम आदि सरनेम दिखते हैं तो मतलब ये कौन से आर्टिस्ट की बात हो रही है? गोंड आर्टिस्ट की। कौन कौन से आर्टिस्ट हैं गोंड में इंपॉर्टेंट? दुर्गाबाई व्योम जिन्हें 2022 का पद्मश्री मिला। उसके बाद नेक्स्ट है भज्जू सिंह श्याम जिन्हें 2018 का पद्मश्री मिला था। और जनगढ़ श्याम कागज और कैनवास यूज करने वाले कौन है? पहले गोंड चित्रकार हैं जिन्होंने कागज और कैनवास पर पेंटिंग बनाई और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से कब नवाजा गया? 1986 में। अब ये जितने भी कलाकार हैं ना, ये सब पाटनगढ़ डिंडौरी से हैं। पाटनगढ़ डिंडौरी, इसीलिए पाटनगढ़ डिंडौरी को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाउन ऑफ आर्टिस्ट, यानी कलाकारों का गांव। क्या कहते हैं इन्हें? टाउन ऑफ आर्टिस्ट, यानी कलाकारों का गांव। क्योंकि ये जितने भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, गोंड आर्टिस्ट, ये कहाँ से हैं? पाटनगढ़ डिंडौरी से।
इसलिए डिंडोरी को, पाटनगढ़ को क्या कहते हैं, टाउन ऑफ आर्टिस्ट कहते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके क्या, इम्पॉर्टेंट गोंड आर्टिस्ट जो डिगना कला में फेमस आर्टिस्ट हैं। अब नेक्स्ट हम कौन सी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम भील चित्रकारी। अब भील में कौन सी पेंटिंग होती है भाई, तो होती है पिथौरा चित्रकला। कौन सी चित्रकला होती है भील जनजाति में, पिथौरा चित्रकला, पिथौरा पेंटिंग, है ना, पिथौरा पेंटिंग। अब पिथौरा पेंटिंग के इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक तो हम सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिनका पढ़ते हैं, श्रीमती भूरी बाई, है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट किनका नाम पढ़ते हैं, भूरी बाई का, है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। तो भूरी बाई और भूरी बाई की बेटी, भूरी बाई की बेटी कौन है, भूरी बाई की बेटी हैं शांता भूरिया। शांता भूरिया कौन है, तो शांता भूरिया जो हैं वो भूरी बाई की बेटी हैं, और भूरी बाई और शांता भूरिया दोनों ही फेमस भील आर्टिस्ट हैं। कौन है, दोनों ही फेमस भील आर्टिस्ट हैं। कौन कौन, भूरी बाई और शांता भूरिया। तो भूरी बाई मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं, झाबुआ ज़िले से हैं। पिथौरा पेंटिंग ये करती हैं और इन्हें 2021 का पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, है ना। कौन सा सम्मान मिला इन्हें 2021 का, पद्मश्री सम्मान। 2021 के कौन से सम्मान से इन्हें नवाजा गया, तो 2021 के पद्मश्री सम्मान से भूरी बाई को नवाजा गया। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पिथौरा पेंटर, इम्पॉर्टेंट भील चित्रकार जो पिथौरा पेंटिंग करती हैं। भूरी बाई के साथ साथ उनकी बेटी है शांता भूरिया जो एक इम्पॉर्टेंट क्या है, भील पेंटिंग, भील पेंटर। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम हम पढ़ते हैं किनका, पेमा फात्या। कौन है पेमा फात्या, ये भी इम्पोर्टेंट भील आर्टिस्ट हैं। कौन है, इम्पोर्टेंट भील आर्टिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट भील आर्टिस्ट हैं जो कि पिथौरा चित्रकारी करते हैं। कौन सी चित्रकारी, पिथौरा। और इनका बर्थ कहाँ पर हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, है ना, अलीराजपुर में। कहाँ पर हुआ इनका जन्म, अलीराजपुर में। पेमा फात्या ये भी कौन है, इम्पॉर्टेंट भील आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद नगर नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। कौन से गांव में, अलीराजपुर के भाबरा गांव में, पहले जो झाबुआ के अंदर आता था। तो अलीराजपुर, है ना। अब इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है 1986-87 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान, मैं मध्य प्रदेश सरकार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शिखर सम्मान स्टेट लेवल अवार्ड है ना, क्या है, स्टेट लेवल अवार्ड। उसके बाद 1993-94 में क्या मिला था इन्हें, तुलसी सम्मान, है ना, आपने नाम सुना होगा। एक हम पढ़ते हैं देवी अहिल्याबाई सम्मान और एक हम पढ़ते हैं कौन सा, तुलसी सम्मान। तो दोनों ही सम्मान की कैटेगरी सेम है, मतलब कि दोनों ही सम्मान ट्राइबल आर्ट, है ना, जनजातीय आर्ट के लिए दिए जाते हैं। लेकिन तुलसी सम्मान, है ना, ये पुरुषों को मिलता है और जो अहिल्याबाई सम्मान है वो किसे मिलता है, महिलाओं को मिलता है ना, ट्राइबल आर्ट के लिए। दोनों ही सम्मान किसके लिए दिए जाते हैं, ट्राइबल आर्ट के लिए। तो पेमा फात्या ये इम्पोर्टेंट भील आर्टिस्ट थे। 1986-87 में इन्हें शिखर सम्मान मिला था और इन्हें तुलसी सम्मान कब दिया गया था, 1993-94 में। उसके पहले हमने भूरी बाई देखा। भूरी बाई कहाँ की थी, मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले की थी। 2021 का पिथौरा पेंटिंग के लिए इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री। इनकी बेटी थी शांता भूरिया, वो भी क्या थी, फेमस भील आर्टिस्ट थी। उसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट भील आर्टिस्ट हैं, कौन कौन है,
तो उनका नाम आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। एक है अनीता बूरिया, एक कौन है इंपॉर्टेंट? अनीता बूरिया। फिर गंगूबाई लाडोबाई, गंगूबाई, लाडोबाई, अनीता बूरिया। उसके अलावा कौन है? शेर सिंह, शेर सिंह। शेर सिंह के बाद कौन है? एक इम्पॉर्टेंट है रमेश कटारा, रमेश कटारा। तो इनमें से किसी का भी नाम अगर आपको आता है तो आपको ये चीज़ जान लेनी है कि ये कौन है? इम्पॉर्टेंट भील चित्रकार, इम्पॉर्टेंट भील चित्रकार हैं। जैसे हमने गोंड चित्रकारी में इम्पॉर्टेंट किनका नाम देखा था? दुर्गाबाई व्योम, भज्जो सिंह श्याम, आनंद और जनगढ़ श्याम। इसके अलावा उइके, श्याम, जाखम, टेकम, इस तरीके के सरनेम वाले जो भी आर्टिस्ट होंगे वो गोंड आर्टिस्ट होंगे। उसके बाद हमने देखी पिथौरा चित्रकला, है ना, पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला में इंपॉर्टेंट है भूरीबाई, फिर पेमा फात्या, देन उसके बाद कौन है? अनीता बूरिया, गंगूबाई, लाडोबाई, शेर सिंह और रमेश कटारा। ये इनमें से किसी का भी नाम आता है तो आपको जान लेना है कि ये कौन है? ये हैं इम्पोर्टेंट भील आर्टिस्ट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम बैगा आर्टिस्ट देख लेते हैं। बैगा चित्रकला के लिए क्या? बैगा पेंटिंग। तो बैगा पेंटिंग की इम्पोर्टेंट हम चित्रकार है ना, इम्पोर्टेंट बैगा पेंटिंग में हम किसका नाम पढ़ते हैं? हाल ही में अभी उनका निधन भी हो गया है, जोधैया बाई जोधैया बाई बैगा, है ना, जोधैया बाई बैगा। ये कौन है? जोधैया बाई बैगा। तो जोधैया बाई बैगा जो है वो इम्पोर्टेंट कौन है? ये इम्पोर्टेंट बैगा पेंटर हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले। और कौन सा गांव है उमरिया का? लोढ़ा, है ना, उमरिया के लोढ़ा गांव से ये बिलोंग करती हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोढ़ा गांव से कौन बिलोंग करता है? फेमस बैगा पेंटर जोधैया बाई बैगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में और 2023 में सम्मान प्रदान किया गया है। कौन कौन से सम्मान है ये आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम इन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। किससे? नारी शक्ति सम्मान से। और 2023 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया? नवाजा गया। कौन थी ये फेमस? ये थी फेमस बैगा पेंटर जोधैया बाई बैगा, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से बिलोंग करती थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2022 का नारी शक्ति सम्मान और 2023 का पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। देन नेक्स्ट हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी ढोकरा कला, है ना, जो कहाँ की है? ये बैतूल की है ना, बैतूल की फेमस चित्रकला है जो नॉन फेरस मेटल
फेरस मेटल किससे बनी होती है या किससे बनाई जाती है? नॉन फेरस मेटल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलौह धातु कला है। क्या है? अलौह धातु कला, जो बेसिकली किससे बनी होती है? लोहे से नहीं, है ना। किससे बनती है? गोंद, मतलब गम से या ग्लू से, और वैक्स मतलब मोम से। तो गोंद से और मोम से कौन सी कला बनती है? ढोकरा चित्रकला। तो जो ढोकरा कला है वो बैतूल में जनजातियों के द्वारा की जाती है, जो कि एक अलौह धातु कला है, जो कि बेसिकली गोंद और मोम से बनी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 2022 प्रीलिम्स में पूछा गया था, है ना, ढोकरा कला से रिलेटेड। और एक हमने देखी थी कौन सी? एक हमने देखी थी नोह डोरा अलंकरण या नोह डोरा पेंटिंग, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कब आया था? 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना। क्या है 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन? कि नोह डोरा अलंकरण कौन सी जनजाति से संबंधित है, या कौन सी जनजाति नोह डोरा पेंटिंग करती है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति क्या करती है? नोह डोरा पेंटिंग। अब इसमें वो क्या करती हैं? तो इस अलंकरण में फूल, पेड़, कौन सी जनजाति करती है नोह डोरा अलंकरण? तो नोह डोरा अलंकरण गोंड जनजाति करती है, ठीक है। और इसमें वो फूल, पेड़, पौधे, पत्ती, पशु पक्षियों आदि का क्या करते हैं? आदि का चित्र बनाते हैं, है ना। किसका किसका चित्र बनाते हैं? तो दीवारों पर किसका चित्र बनाते हैं? पशु, पक्षी, फिर पेड़, फूल आदि, इन सब का चित्र बनाया जाता है। कहाँ पर? नोह डोरा अलंकरण में। किसका चित्र बनाते हैं? पशु, पक्षी, पेड़, फूल आदि का चित्र बनाया जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा नोह डोरा अलंकरण किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? कुछ इम्पॉर्टेंट चित्रकारी, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल आर्ट और उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट, जिनके अवार्ड के बारे में या जिनके बारे में अक्सर क्या होते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फ्रेश टॉपिक। आज से हम आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोक कल्चर के बाद, है ना। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? इम्पॉर्टेंट लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां अब हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये हम जो लिटरेचर्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, है ना, क्या पढ़ेंगे? इम्पॉर्टेंट साहित्यकारों की हम जो रचनाएं पढ़ेंगे, तो इसे हम 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में। कुछ हम पढ़ेंगे एंशिएंट लिटरेरियर्स, देन फिर हम पढ़ेंगे मिडाइवल, एंशिएंट लिटरेरियर्स, मिडाइवल लिटरेरियर्स और मॉडर्न।
मॉडर्न साहित्यकार जो थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन से आज अपन लिटरेचर पढ़ेंगे? एंशियंट लिटरेचर्स, मिडाइवल लिटरेचर और मॉडर्न। तो हम साहित्यकारों को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन काल के कुछ इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे जैसे कि कालिदास, तो उनकी रचनाएं और उनकी कौन सी रचना किससे संबंधित थी तो ये देखेंगे। फिर मिडाइवल एज के अपन कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है मिडाइवल एज के साहित्यकार जैसे कि पद्माकर, राजा भोज आदि। उसके बाद मॉडर्न जो लिटरेरियस है, मॉडर्न जो साहित्यकार हैं, उसमें हम 15-20 साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंशियंट और मिडाइवल लिटरेरियस, है ना। आज हम प्राचीन काल के और मध्यकाल के इंपॉर्टेंट साहित्यकारों के बारे में देखेंगे। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ अवर मॉडर्न लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो एंशियंट लिटरेचर, है ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट लिटरेरियर से। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पर है ना डाउनलोडेड मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं हैं, बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलर जो हमारे साहित्यकार हैं उनके बारे में और उनकी कृतियाँ लिखूँगी, और जिस वर्क के बारे में हमें डिटेल पढ़ना होगा या हमें जानना होगा कि उसमें बेसिकली क्या है, वो मैं आप लोगों को ओरली बताऊँगी, है ना। हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ें हैंड रिटन नोट्स में ना लिखी हों, बट यहाँ मैं बताते हुए उस चीज़ को याद करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता दूँ, तो इट इज़ more beneficial for you। तो important literarians, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है एंशियंट में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास और उनकी रचनाओं के बारे में, है ना। इस तरीके से लिखते हैं। टॉपिक तो आप सभी को पता है कि हम एंशियंट लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं किससे? कालिदास से। कालिदास से स्टार्ट करते हैं। कालिदास को क्या कहते हैं हम? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और किसके नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, तो उनमें से एक जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? कालिदास। अब इनको हमने 3 भाग में इसलिए लिखा क्योंकि इनके कुछ एपिक हैं। एपिक मतलब महाकाव्य, फिर कुछ है इनके ड्रामा, और फिर कुछ कौन है? खंड काव्य, जिनको बोलते हैं मिनी एपिक। मिनी एपिक। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उन रचनाओं के नाम लिखाऊंगी, और आप लोगों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए उनकी कौन सी रचना किस चीज़ से संबंधित थी ये चीज़ मैं आप लोगों को ओरली बताऊंगी। तो कृपया कर आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को नोट कर लें, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले उनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है रघुवंशम। रघुवंशम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कुमार संभवम। कौन कौन सी है? एक है रघुवंशम एंड नेक्स्ट कौन सी है? कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। तो रघुवंशम में क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द किंग्स, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द किंग्स फ्रॉम महाराजा दिलीप टू रघुवंश। मतलब कालिदास की ये जो रचना है ये इनका सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट वर्क ऑफ कालिदास, कालिदास की सबसे प्राचीन रचना है, जिसमें महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश तक पूरे राजाओं का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश तक के सभी राजाओं का शासनकाल या विवरण की जानकारी हमें मिलती है। कालिदास के कौन से महाकाव्य से?
रघुवंशम से। किसकी जानकारी मिलती है? महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश तक सभी राजाओं की। उसके बाद कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम। तो इसमें कालिदास के पहली रचना जो रघुवंशम है, इसका भी कुछ पार्ट मिलता है। साथ ही साथ शिव और पार्वती माता की शादी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। कुमार कार्तिकेय, कुमार संभवम, इससे याद रखना है कि कुमार कार्तिकेय की बर्थ की इन्फॉर्मेशन, कुमार कार्तिकेय की जन्म की जो कहानी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? कालिदास की रचना, कालिदास का महाकाव्य कुमार संभवम से। और तारकासुर के वध की कहानी, ये सारी कहानियाँ कहाँ से मिलती हैं? कुमार संभवम से। आई विल रिपीट अगेन। सबसे पहले रघुवंशम, रघुवंशम में क्या जानकारी मिलती है? तो रघुवंशम में हमें महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश तक सारे राजाओं का विवरण मिलता है। और कुमार संभवम में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? शिव और पार्वती जी के विवाह की जानकारी, कुमार कार्तिकेय के बर्थ की जानकारी और तारकासुर के वध की जानकारी। ये कहाँ से मिलती है? कुमार संभवम से। फिर उनके कुछ फेमस ड्रामा हैं, है ना, जिनसे हम सब परिचित हैं। एक तो है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है जिससे हमें शुंग डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है ना। ये चीज़ हमने तब भी डिस्कस की थी जब हम मध्य प्रदेश में शुंग राजवंश पढ़ रहे थे। तो एक नेक्स्ट है कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। एंड नेक्स्ट कौन सी है? विक्रम वर्षियम, है ना। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है एक अभिज्ञान शकुंतलम, फिर मालविका अग्निमित्रम, और नेक्स्ट कौन सी है? विक्रम उर्वशियम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में हमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो मिलता है। किसका? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लव स्टोरी बिटवीन दुष्यंत, राजा दुष्यंत एंड शकुंतला। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लव स्टोरी बिटवीन या ऑफ राजा दुष्यंत एंड शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की कौन सी पुस्तक से शुंग राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मालविका अग्निमित्रम से। इसमें क्वीन मालविका और शुंग डायनेस्टी के शासक अग्निमित्र, इनके प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। किसका? मालविका और अग्निमित्र का। और विक्रम उर्वशियम में विक्रम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सबसे पहले तो अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन, मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन, और विक्रम उर्वशियम में विक्रम, है ना, किंग विक्रम, राजा विक्रम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी का क्या मिलता है? उनके प्रेम की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है इनकी मिनी एपिक, मतलब खंड काव्य। तो खंड काव्य में एक हम पढ़ते हैं ऋतु संहारम, एक क्या पढ़ते हैं? ऋतु संहारम, और एक इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं मेघ दूतम। एक कौन सी है? ऋतु संहारम, और नेक्स्ट है क्या? मेघ दूतम। तो ऋतु संहारम में क्या दिया गया है? ऋतु संहारम, जिसमें नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 6 सीजन्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। 6 ऋतुओं का वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है ऋतु संहारम से। और मेघदूतम, कालिदास की मेघदूतम से क्या पता चलता है कि जब राजा यक्ष को विंध्याचल पहाड़ियों पर भेज दिया गया था, तब उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए
मतलब मेघदूत, मतलब मेघदूत का मतलब क्या होता है, बादलों के माध्यम से संदेश भिजवाया था कि वे उन्हें याद करते हैं, है ना। तो इसमें किसमें मेंशन है ये, द स्टोरी ऑफ एग्जाइल ऑफ किंग यक्ष, मतलब जब राजा यक्ष को देश निकाला कर दिया गया था और विंध्याचल पहाड़ियों पर भेज दिया गया था, तब उन्होंने अपनी प्रेमिका को याद करते हुए मेघदूतों मतलब बादलों के माध्यम से संदेश भिजवाया था। इसके अलावा कालिदास की मेघदूतम में चंबल और बेतवा नदी का वर्णन भी मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, चंबल और बेतवा नदी का। ठीक है, तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हमने देखी, रघुवंशम जिसमें रघुवंश से महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश तक सभी राजाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा कुमार संभवम जिसमें शिव और पार्वती जी के विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर के वध की कहानी मिलती है। ड्रामा में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी अभिज्ञान शकुंतलम में, मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, और विक्रम उर्वशीयम में राजा विक्रम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है। ऋतु संहारम में 6 सीजन्स को डिस्क्राइब किया गया है, और मेघदूतम में राजा यक्ष की एग्जाइल की स्टोरी है जिसमें मेघदूतों के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रियतमा के लिए प्रेम संदेश भिजवाया था। इसके अलावा मेघदूतम में कौन सी नदी का वर्णन मिलता है, चंबल और बेतवा। और कालिदास की मेघदूतम में किस जगह की सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो अमरकंटक। अमरकंटक का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में किया गया है, मेघदूत में क्या किया गया है, अमरकंटक, है ना। अमरकंटक का वर्णन किया गया है कालिदास की कौन सी रचना में, मेघदूतम में। तो ये हुए अपने कालिदास, है ना, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और एमपी में हम इन्हें किस रूप से जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, है ना, जो चंद्रगुप्त कौन थे, विक्रमादित्य, उनके कौन थे ये, उनके ये दरबारी कवि थे, या फिर मैं बोलूं तो कौन थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। उनके उज्जैन के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे, कौन, कालिदास। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, बाणभट्ट। अब इनको हम एंशिएंट लिटरेरियर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस राजा के दरबार में थे या जिस समय ये थे और रचना करते थे, उस समय हमने अपना प्राचीन इतिहास पढ़ा। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उनके बारे में क्या हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं, उनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, गुप्ता एम्पायर, है ना, जो कि एंशिएंट इंडिया की गोल्डन एज जिसे कहा जाता था, उसमें पढ़ते हैं। बाणभट्ट के बारे में हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में पढ़ते हैं, जो कि मिडाइवल एज का, सॉरी, जो कि एंशिएंट एज का हमारा टॉपिक है। तो बाणभट्ट, ये कौन थे बाणभट्ट, तो ये थे कोर्ट पोइट। अब किसके कोर्ट पोइट थे, किसके दरबारी कवि थे, कोर्ट पोइट। तो बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षा, मतलब राजा हर्षवर्धन, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे, राजा हर्षवर्धन जो हैं वो कौन सी डायनेस्टी के थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम हर्षा डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। कहाँ पर की थी, थानेश्वर में। हर्षा ने कहाँ पर कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, कनौज में। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट, और ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे बाणभट्ट, संस्कृत स्कॉलर, ही वॉज द संस्कृत स्कॉलर। कौन थे ये, संस्कृत
स्कॉलर। अब इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशन, क्या है अब इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशन? तो इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशन में शामिल है सबसे पहले हर्षाचरित। हर्षाचरित नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने बताया, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में। तो हर्षाचरित, इसे क्या बोलते हैं? ये बायोग्राफी है, मतलब जीवनी है, किसकी? राजा हर्षवर्धन की। तो सबसे पहले है इनकी हर्षाचरित। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनकी कौन सी है? कादंबरी। अब कादंबरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कादंबरी को फर्स्ट नॉवल ऑफ वर्ल्ड, है ना, विश्व की पहली नॉवल के रूप में जाना जाता है। किसकी? बाणभट्ट की कादंबरी को। बाणभट्ट की कादंबरी पुस्तक को फर्स्ट नॉवल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अलावा भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पार्वती परिणय, फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुकुंद तड़ितक, फिर नेक्स्ट है चंडी शतक। चंडी शतक। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? सबसे पहले है बाणभट्ट के इंपॉर्टेंट रचनाएं। कौन थे बाणभट्ट? कोर्ट पोइट थे। किसके? राजा हर्षवर्धन के। संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत स्कॉलर थे। और इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशन में क्या है? एक है हर्षाचरित, जो राजा हर्ष की या राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। नेक्स्ट है कौन सी? कादंबरी, जिसे फर्स्ट नॉवल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्वती परिणय, मुकुंद तड़ितक और चंडी शतक। बाणभट्ट आ गया आप सभी को समझ में? कौन थे ये? संस्कृत के स्कॉलर थे। किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन की जीवनी किस नाम से लिखी थी इन्होंने? हर्षाचरित। विश्व की पहली नॉवल किसे कहते हैं? इनके द्वारा रचित कादंबरी। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? पार्वती परिणय, मुकुंद तड़ितक और चंडी शतक। अब नेक्स्ट एंशिएंट लिटरेरियर हम देखते हैं भवभूति। कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि, जिन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं? जिन्हें हम पढ़ते हैं चंदेल डायनेस्टी में। कौन सी डायनेस्टी में? चंदेल डायनेस्टी में हम राजा हर्षवर्धन ऑफ कनौज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राजा हर्षवर्धन ऑफ कनौज, उनके दरबारी कवि कौन थे? भवभूति। ये भी एंशिएंट लिटरेरियर ही हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन? भवभूति। तो भवभूति से संबंधित क्या है इंपॉर्टेंट? कोर्ट पोइट है। किसके? कोर्ट पोइट। किसके कोर्ट पोइट हैं? किंग यशोवर्मन ऑफ कनौज। कनौज के राजा यशोवर्मन के। कनौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट पोइट कौन है? भवभूति, है ना, भवभूति। अब इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी? 3। अब कौन कौन सी इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? तो सबसे पहले है मालती माधव। मालती माधव। फिर है महावीर चरित। मालती माधव, महावीर चरित, और फिर कौन सी है? उत्तर राम चरित।
मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ये क्या है? ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। किनकी? भवभूति की, जो कि यशोवर्मन ऑफ कनौज, यशोवर्मन, कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। उनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। तो उसमें मालती माधव में क्या बताया गया है? प्रेम प्रसंग। किसका प्रेम प्रसंग? मालती एंड माधव, मालती और माधव का प्रेम प्रसंग किसमें बताया गया है? मालती माधव में। फिर महावीर चरित में हीरोइक सागा ऑफ लॉर्ड राम, मतलब इसमें महावीर चरित, तो इसमें हीरोइक सागा ऑफ लॉर्ड राम मतलब भगवान राम की शौर्य कथाएं बताई गई हैं। सबसे पहले है मालती माधव, जिसमें प्रेम प्रसंग बताया गया है। किसका? मालती और माधव का। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? महावीर चरित, जिसमें भगवान राम की शौर्य गाथाएं जो हैं वो बताई गई हैं। और उत्तर रामचरित, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट सैड ड्रामा, फर्स्ट सैड ड्रामा ऑफ हिंदी लिटरेचर, मतलब हिंदी साहित्य का पहला सैड ड्रामा है ना, हिंदी साहित्य का पहला दुखी नाट्य किसे कहा जाता है? भवभूति के रचना उत्तर रामचरित को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सैड ड्रामा ऑफ हिंदी लिटरेचर। मालती माधव में क्या दिया हुआ है? प्रेम प्रसंग मालती और माधव का। महावीर चरित में हीरोइक सागा ऑफ लॉर्ड राम। और उत्तर रामचरित में क्या है? उत्तर रामचरित फर्स्ट सैड ड्रामा ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब इन्हें ना क्या कहा जाता है? ही वॉज नोन एज जॉन मिल्टन, ही वॉज नोन एज जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया। भारत का क्या कहा गया है इन्हें? जॉन मिल्टन। किसे कहा गया है? भवभूति को। भवभूति इज नोन एज जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया। तो किनके किनके बारे में हमने पढ़ लिया? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति। एक लास्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट साहित्यकार है, कौन? भर्तृहरि। कौन है भर्तृहरि? राजा विक्रमादित्य के पुत्र, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पुत्र भर्तृहरि। और किसके? वो आई एम सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, जो राजा भर्तृहरि हैं वो कौन है? उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल डायनेस्टी, उज्जैन के राजा थे राजा गर्दभिल्ल, जिन्होंने गर्दभिल्ल डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो राजा गर्दभिल्ल के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? बेसिकली जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, एक तो थे राजा विक्रमादित्य और दूसरे कौन थे? राजा भर्तृहरि, जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो कौन थे? राजा भर्तृहरि। तो पहले तो ये गृहस्थ थे, इनकी शादी भी हुई थी। इनकी वाइफ का नाम क्या था? है ना, भर्तृहरि की वाइफ का नाम क्या था? रानी पिंगला। लेकिन जब ये इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, है ना, जब इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था, तब इन्होंने कई सारी रचनाएं की थी। बाबा गोरखनाथ के साथ योगा की प्रैक्टिस भी की थी और भर्तृहरि केव्स भी बनाई गई हैं। कहाँ पर? उज्जैन में।
और जो मालवा का प्रसिद्ध गायन है ना, भरथरी गायन, हम जब फोक सॉन्ग्स पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के लोक गायन, तो हमने भरथरी सॉन्ग्स की भी चर्चा की थी। कौन से क्षेत्र पे गाए जाते हैं? मालवा क्षेत्र में। सुबह के समय ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जिसमें राजा भरथरी और उनकी रानी पिंगला के वियोग की या उनके वैराग्य की कहानियाँ गाई जाती हैं। तो राजा भरथरी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भरथरी केव्स कहाँ हैं। भरथरी केव्स है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, जिसे किसने बनाया था? परमार शासकों ने। किसने बनाया था? परमार शासकों द्वारा बनाई गई गुफाएं हैं, है ना। किन शासकों के द्वारा बनाई गई थी? परमार शासकों के द्वारा। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9 केव्स। 9 केव्स। और क्या है इसका इंपॉर्टेंस? इट इज द प्लेस ऑफ योगा प्रैक्टिस। इट इज द प्लेस ऑफ योगा प्रैक्टिस ऑफ भरथरी। किसकी किसकी योगा प्रैक्टिस का प्लेस था? तो भरथरी एंड बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ और भरथरी के योगा प्रैक्टिस का प्लेस था। कौन सा? भरथरी केव्स उज्जैन, जिसे परमार शासकों के द्वारा बनाया गया है। और इसमें टोटल कितनी केव्स हैं? 9 गुफाएं हैं। अब भरथरी केव्स तो यहाँ पे हो गई। अब इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? समाधि कहाँ पे है? सरिस्का विलेज। सरिस्का गांव कहाँ पर है? सरिस्का गांव राजस्थान में। इनका समाधि स्थल कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान के सरिस्का गांव में। इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? सरिस्का गांव में। तो सर्वप्रथम भरथरी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्राचीन साहित्यकार भी थे। इसके साथ साथ भरथरी जब वैराग्य धारण कर लिए थे, तब भरथरी केव्स जो थे वो कहाँ पर हैं? उज्जैन में। परमार शासकों द्वारा बनाया गया है। टोटल 9 गुफाएं हैं और यहाँ पर बाबा भरथरी और बाबा गोरखनाथ का योगा प्लेस है, जहाँ पर वो योगा किया करते थे। और इनका समाधि स्थल कहाँ पे है बाबा भरथरी का? राजस्थान के सरिस्का विलेज में। अब कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं देखते हैं, है ना। सबसे पहले है वाक्यपदिया। वाक्यपदिया, फिर मीमांसा सूत्रवृत्ति। मीमांसा सूत्रवृत्ति, फिर भागवृत्ति, फिर वेदांत सूत्रवृत्ति, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? शब्द धातु समीक्षा। कौन सी है? शब्द धातु समीक्षा। तो कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भरथरी की? सबसे पहले है वाक्यपदिया, फिर मीमांसा सूत्रवृत्ति, भागवृत्ति, वेदांता सूत्रवृत्ति और शब्द धातु समीक्षा। और एक इनकी किताब है त्रिशतक, जिसे हम बोलते हैं शतक त्राया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है, जिसके 3 भाग हैं, है ना।
कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? श्रृंगार शतक, दूसरा है वैराग्य शतक, तीसरा है नीति। और इन तीनों में ही अलग अलग चीज़ों की जानकारी जो है वो मिलती है ना। जैसे श्रृंगार शतक में कुछ जानकारियां हैं, वैराग्य शतक में वैराग्य की कहानियां हैं, और नीति शतक में एथिकल रूल्स जो होने चाहिए उनकी जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भर्तृहरि की? तो सबसे पहले है वाक्यपदिया, फिर मीमांसा सूत्रवृत्ति, भागवृत्ति, देन वेदांत सूत्रवृत्ति, उसके बाद शतक त्राया में श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, और एक है शब्द धातु समीक्षा। भर्तृहरि केव्स कहाँ पर हैं? भर्तृहरि केव्स मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, जिसमें टोटल 9 केव्स का समूह है, जिसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर हमारे एंशियंट साहित्यकार, प्राचीन साहित्यकार समाप्त हुए, जिसमें हमने कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट इन 4 के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा? मिडाइवल मतलब कि मिडाइवल लिटरेचर्स यानी मध्यकालीन साहित्यकार। चलिए तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं मिडाइवल लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। देन फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ मॉडर्न लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मध्यकालीन साहित्यकार। तो इनमें हम सबसे पहले किसका नाम पढ़ते हैं? मध्यकालीन साहित्यकारों में हम सबसे पहले नाम पढ़ते हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास। हम मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख साहित्यकार देख रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट किए हैं मिडाइवल लिटरेरियर्स। और फर्स्ट मिडाइवल लिटरेरियर में किसका नाम पढ़ते हैं? आचार्य केशवदास, जिनका जन्म 1555 में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में हुआ था, है ना। और इनका देहांत कब हुआ? 1617 में। कहाँ से थे? मध्य प्रदेश की कौन सी जगह से? तो ओरछा से। आचार्य केशवदास, इनका जन्म हुआ था 1555 में और इनका देहांत हुआ था 1617 में। और ये मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से थे? ओरछा। मध्य प्रदेश के ओरछा से बिलोंग करते थे। अब ओरछा नरेश मतलब ओरछा के राजा कौन? इंद्रजीत। कौन किस राजा का दरबारी कवि था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ओरछा नरेश इंद्रजीत के कौन थे? ये कोर्ट पोइट। ओरछा नरेश इंद्रजीत के कौन थे? ये आचार्य केशवदास जो हैं वो ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि। इनका जन्म कब हुआ था? 1555 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में। और 1617 में
इनका देहांत हुआ। अब इनके संबंध में इन्हें क्या कहा जाता है? घोस्ट ऑफ टफ एंड हार्टलेस पोइट्री, है ना, घोस्ट ऑफ टफ एंड हार्टलेस पोइट्री, या फिर मैं हिंदी में बोलूं तो इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। किसे कहा जाता है? आचार्य केशवदास को, घोस्ट ऑफ टफ एंड हार्टलेस पोइट्री। ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था, है ना, कहाँ पर? ओरछा में। अब इन्होंने 9 इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी थी और उन सभी बुक के नाम आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? 9 इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी थी, जिन 9 किताबों के बारे में या इनके नाम आप सभी को याद होने चाहिए। तो देखें इन्होंने कौन कौन सी 9 किताबें लिखी थी। इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी इन्होंने 9 बुक्स लिखी थी? तो सबसे पहले इन्होंने लिखी थी रामचंद्रिका, किस बुक का क्या सब्जेक्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन 9 बुक्स के नाम आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई भी बुक आपसे पूछी जा सकती है। तो आप 9 की 9 बुक्स के नाम याद करिए, है ना। तो सबसे पहले है रामचंद्रिका, फिर है रसिक प्रिया, देन नेक्स्ट है कवि प्रिया, फिर नेक्स्ट है जहांगीर जस चंद्रिका, देन वीर सिंहदेव चरित, वीर सिंहदेव चरित। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, नाक सिख, फिर राम अलंकृत, राम अलंकृत मंजरी, देन विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, और लास्ट कौन सी थी? रतन बाबनी, रतन बाबनी। तो आचार्य केशवदास की इम्पोर्टेंट 9 किताबें कौन कौन सी हैं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, नाक सिख, राम अलंकृत मंजरी, विज्ञान गीता और रतन बावनी। अब किसके कोर्ट पोइट थे ये? ओरछा नरेश, ओरछा किंग इंद्रजीत, है ना। उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? ही वॉज पॉपुलर एज, या ही वॉज नोन एज घोस्ट ऑफ टफ एंड हार्टलेस पोइट्री। आचार्य केशवदास। अब नेक्स्ट हमें किसे देखना है? कवि भूषण, कवि भूषण। नेक्स्ट हमें देखना है कवि भूषण के बारे में। तो ये किसके कोर्ट पोइट थे? कोर्ट पोइट। किस राजा के कोर्ट पोइट थे ये? बुंदेल केसरी नाम से हम जिस राजा को जानते हैं, कौन? महाराजा छत्रसाल,
अजयगढ़ रियासत से थे या पन्ना रियासत से कौन थे? महाराजा छत्रसाल। तो महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि कौन थे? किंग भूषण, सॉरी कवि भूषण, लेकिन इनका नाम भूषण नहीं था, इनका रियल नेम भूषण नहीं था। तो भाई इनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था घनश्याम। घनश्याम, इनका रियल नेम क्या था? घनश्याम। और इन्हें भूषण का टाइटल किसने दिया था? भूषण का जो टाइटल है वो किसने दिया था? राजा रुद्रदेव। राजा रुद्रदेव ऑफ चित्रकूट। चित्रकूट के राजा रुद्रदेव ने भूषण को क्या नाम दिया था? सॉरी घनश्याम, कवि घनश्याम को क्या नाम दिया था? भूषण। तो ये महाराजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे, इनका वास्तविक नाम घनश्याम था और इन्हें भूषण उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा रुद्रदेव सोलंकी ऑफ चित्रकूट। अब देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंट क्या रचनाएं। तो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप लोगों को जो भी चीज़ें नोट करनी हो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंट कंपोजिशन देखते हैं, या मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो ये कुछ टाइम शिवाजी महाराज के दरबार में भी रहे, तो इन्होंने क्या लिखा? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। देन भूषण हजारा। भूषण हजारा। छत्रसाल के दरबारी कवि थे, क्या लिखे इन्होंने? छत्रसाल दशक। शिवा बाबनी। रतन बावनी किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की। और शिवा बाबनी किसकी है? कवि भूषण की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। शिवराज भूषण, भूषण हरसाला, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, फिर भूषण उल्लास, और एक और कौन सी है इनकी इम्पोर्टेंट? छंदमाला। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोजिशंस ऑफ कवि भूषण? तो शिवराज भूषण, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण उल्लास और छंदमाला। ये किनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं? ये हैं कवि भूषण की इम्पोर्टेंट रचनाएं। अब नेक्स्ट मिडाइवल लिटरेरियर कौन है इम्पोर्टेंट? पद्माकर। नेक्स्ट कौन है? पद्माकर। इनका जन्म कब हुआ? 1753 और इनकी मृत्यु कब हुई? 1833। 1753 से 1833 है ना तक ये थे, और इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। पद्माकर समारोह का भी आयोजन कहाँ कराया जाता है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। अब जब हमने सिंधिया राजवंश पढ़ा था तब हमने पढ़ा था दौलत राव सिंधिया के बारे में, जिन्हें मोती वाला कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मोतियों के व्यापार के लिए बाजार व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराई थी, और इन्होंने मोती महल का निर्माण भी कराया था ग्वालियर में। इसके अलावा इन्होंने कवि पद्माकर को संरक्षण दिया था, है ना। क्या दिया था? कवि पद्माकर को संरक्षण, पेट्रोनेज, बाय किसके द्वारा दिया गया? दौलत राव सिंधिया। किसके द्वारा पेट्रोनेज दिया गया इन्हें? दौलत राव सिंधिया के द्वारा।
किसे? पद्माकर को। पेट्रोनेज किसके द्वारा दिया गया? दौलत राव सिंधिया। अब हम सीधा आ जाते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में, इनके महत्वपूर्ण कार्यों में। तो कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण कार्य? सबसे इम्पोर्टेंट है हिम्मत बहादुर विरुदावली। विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। उसके बाद यमुना लहिरी, यमुना लहिरी। फिर गंगा लहिरी, गंगा लहिरी। फिर प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा। एंड नेक्स्ट है क्या? प्रबोध चंद्रोय। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? हिम्मत बहादुर विरुदावली, यमुना लहिरी, गंगा लहिरी, प्रबोध पचासा और प्रबोध चंद्रोय। दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने उन सभी इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन और वर्क्स हर एक कवि के या लेखक के ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसके अलावा आपको अलग से कोई बुक से इन्फॉर्मेशन लेने की या अन्य कोई रचना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल जितनी रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें और याद कर लें। हिम्मत बहादुर विरुदावली, यमुना लहिरी, गंगा लहिरी, प्रबोध पचासा, प्रबोध चंद्रोय। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। जब हमारे साहित्यकार पूरे हो जाएंगे, है ना, इट मीन्स जब हम अपने मॉडर्न जो साहित्यकार हैं उनको भी पढ़ लेंगे, तब आपको उन पेपर्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा या एक भी रचना ऐसी नहीं मिलेगी जिसे हमने यहाँ पर कवर ना किया हो। तो ये हमने किनके बारे में पढ़ लिया? पद्माकर। अब एक लास्ट है ना, आज के लास्ट लिटरेरियर हम देखेंगे, मोस्ट फेमस राजा भोज के बारे में। किनके बारे में अब हम देखेंगे? राजा भोज। किस डायनेस्टी के शासक थे? परमार रूलर। कैपिटल क्या थी? ये थे परमार रूलर विद धार एज हिज कैपिटल। इनकी कैपिटल क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी धारा नगरी या धार। कौन थे ये? परमार शासक। परमार शासक के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर भी थे, है ना, इम्पॉर्टेंट स्कॉलर भी थे जिन्हों और एज अ स्कॉलर इन्होंने कई सारी रचनाओं की, जो है ना, कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं या कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें से जब हम राजा भोज के बारे में पढ़ रहे थे परमार डायनेस्टी में, तो हमने ऑलरेडी उनकी रचनाएं पढ़ चुकी हैं। यहाँ हम केवल उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने पढ़ी थी? एक तो हमने पढ़ी थी चंपू रामायण, जो कि इनका लिटरेचर वर्क है, या लिटरेचर की मैं बोलूं या फिर साहित्य की किताब है चंपू रामायण। चंपू रामायण क्या है? इनकी लिटरेचर बुक। उसके बाद एक हमने देखी थी इम्पोर्टेंट, गीत प्रकाश। कौन सी थी? गीत प्रकाश। ये इनकी म्यूजिकल बुक है। इससे किसकी जानकारी मिलती है? म्यूजिक की। एक हमने देखी थी सम्रांगन सूत्रधार। सम्रांगन सूत्रधार ये किससे रिलेटेड है? सम्रांगन सूत्रधार ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर से। और ग्रामर से रिलेटेड इनकी एक बुक कौन सी है? एक तो है चंपू रामायण लिटरेचर से, गीत प्रकाश म्यूजिक से, सम्रांगन सूत्रधार आर्किटेक्चर से।
उसके बाद इनकी है एक सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण ये किससे रिलेटेड है? ग्रामर से। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु। तो मेरे हिस्ट्री वाले लेक्चर पे है ना, हिस्ट्री वाले लेक्चर पे भी मैंने युक्ति कल्पतरु का जिक्र किया था। और समवन आस्क्ड मी, कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम युक्ति कल्पतरु या युक्ति बुक रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। तो युक्ति बुक जो है ना वो सिटी बिल्डिंग और क्राफ्ट से रिलेटेड बुक है राजा भोज की। किससे रिलेटेड है? सिटी बिल्डिंग और क्राफ्ट। युक्ति कल्पतरु जो किताब है वो किससे रिलेटेड है? सिटी बिल्डिंग और क्राफ्ट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट किताब है जैसे कि तत्व प्रकाश, चैरिटी और चारुचार्य। तत्व प्रकाश, चैरिटी और चारुचार्य ये किसके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? राजा भोज की। सबसे पहले चंपू रामायण ये लिटरेचर से संबंधित है, गीत प्रकाश म्यूजिक से, सम्रांगण सूत्रधार आर्किटेक्चर से, युक्ति कल्पतरु सिटी बिल्डिंग एंड क्राफ्ट और सरस्वती कंठाभरण ग्रामर से। इसके अलावा ये 3 अन्य उनकी किताबें हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। From our next class, we will start with modern literatures of Madhya Pradesh. Thank you so much.